दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट का एक और प्रैक्टिस सेट मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज हम इसका 7वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को पता लग गया होगा कि क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए इन प्रश्नों को ज़रूर करिएगा ताकि आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बेहतर हो सके। प्रीवियस ईयर के लिए भी मैंने आप सभी को वीडियो बना के दे दिया है, तो मेरे चैनल पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। मैराथन भी मैंने इस पे बना दिया है, जहां आपको प्रीवियस ईयर का संपूर्ण पेपर एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपको मिल रही है। तो जहाँ आप जिस माध्यम से देखना चाहे, प्रीवियस ईयर के मैंने मैराथन तैयार कर दिया है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर का ही अलग अलग भागों में भी है। तो जैसा आप देखना चाहे दोनों ही फॉर्म में आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। यह हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम की हिंदी, साहित्य सृजन की हिंदी या फिर कामकाज अनुप्रयोग की हिंदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो प्रयोजन मूल्य हिंदी होती है उसका तात्पर्य क्या होता है? कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी, जो कामकाज के लिए प्रयोग की जाए। नेक्स्ट है, टिप्पणी लेखन से तात्पर्य है किसी पुस्तक की समीक्षा, सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, किसी पुस्तक पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी या फिर अनुस्मारक भेजना। तो टिप्पण लेखन से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। नेक्स्ट है, नीरवता सी शिला, चरण टकराता फिरता पवमान। अब यहाँ पर कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर अप्रयुक्त काव्य दोष है, यानी कि अप्रयुक्त से जो तात्पर्य होता है वो होता है अप्रचलित, यानी कि जहाँ शब्दों में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर अप्रयुक्त काव्य दोष होता है। अब यहाँ पर अप्रयुक्त शब्द या अप्रचलित शब्द क्या है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? पवमान। पवमान यानी कि पवन के लिए पवमान शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि पवमान शब्द प्रचलित नहीं है, अप्रचलित है, कहीं नहीं प्रयोग किया जाता, तो इसलिए अप्रयुक्त शब्द दोष है। चलिए नेक्स्ट है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, माता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। यहाँ पर काव्य का कौन सा गुण है? तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। चलिए नेक्स्ट है, व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं। तो व्यंजना से जो अर्थ प्रतीत होता है उसको हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्बी दिनी, मनसा विश्व विजय कहत किन्हीं। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी किसका उदाहरण है? तो माधुर्य गुण का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, करुणा, अभिधा या फिर लक्षणा। तो करुणा जो है वो शब्द शक्ति का गुण नहीं है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द शक्ति की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन थे? तो हिंदी का हमें यहाँ पे पूछा है, तो हिंदी के कौन थे? केशवदास। नेक्स्ट है हमारा, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो छप्पई छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। नेक्स्ट है, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णिक छंदों में जो गण होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। सूत्र आपको पता है, या माता, राज, भान,
सलगा, यही होता है ना। और इसका आपको पता है यगण मगण तगण रगण जगण भगण गण और सगण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। तो चौपाई छंद के बारे में देखिए, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगण नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगण और तगण। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत जगण और तगण नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन सी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, चौपाई में ही होता है, और अंत में जो है जगण और तगण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इन तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल जो, तब मुख देवो पीव। अब यहाँ पर कौन सा छंद है। तो यहाँ पर जो है दोहा छंद है। नेक्स्ट है, पीयूष कहेहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनि बिरहे जरी मुई, तिहिक धुआं हम लाग। अब यहाँ पर कौन सा छंद है। तो यहाँ पर क्या है, दोहा छंद है। नेक्स्ट है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यहाँ पर किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सवैया किस कवि का प्रिय छंद है। तो सवैया जो है रसखान का प्रिय छंद है। नेक्स्ट है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय ही रे जब कुंभी लाए। अब यहाँ पर कौन सा छंद है। तो यहाँ पर बरवे छंद है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शांत निर्वेद सही है। रौद्र, रौद्र का क्या है, उत्साह नहीं होता, ठीक है। रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। और उत्साह किसका होता है। तो वीर का होता है, ठीक है। उत्साह वीर का होता है, और रौद्र का क्या होता है, तो क्रोध होता है, ठीक है। विभत्स, जुगुप्सा और श्रृंगार रति, ये तीनों ठीक है, ये गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अनुभाव। नेक्स्ट है, मनुहु कला ससिभान, कला 1692। इस पंक्ति में रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो श्रृंगार रस है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहा कि कई ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। अब यहाँ पर कौन सा रस है। तो यहाँ पर रौद्र रस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। तो हिंदी में देव कवि ने जो है संचारी नामक भाव को जो है प्रचारित किया। नेक्स्ट है, किलकत कान घुटरू वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। अब यहाँ पर कौन सा रस है। तो यहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न पंक्तियों में स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। निम्न में से गलत को आपको पहचानना है, ठीक है। शोक, करुण सही है। उत्साह, वीर रस ये भी सही है। रति, श्रृंगार सही है। अमर्ष, भयानक रस, तो भयानक रस का जो है अमर्ष नहीं होता, भयानक का क्या होता है, भय होता है, ना कि अमर्ष होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर आपको उद्देश्य जो है वो बताना है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, वह बालिका, और बाकी जो है बहुत अच्छा काम करती है, ये क्या है, विधेय है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको उद्देश्य बताना है। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, दीपा की दादी, ठीक है। और विधेय क्या है, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य को पहचानना है। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है। जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। अब यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य है।
यहाँ पर आपको वाक्य भेद पहचानना है। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। अब ये किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दो वाक्य को जो है यहाँ पर क्या है, जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है। यहाँ मिलता है गाय का दूध शुद्ध। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे उद्देश्य और विधेय कौन सा सही है ये आपको बताना है। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? तो क्या आएगा? हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक है, और क्या है, विधेय क्या हो जाएगा? कल नाटक देखा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका इससे मिलान जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? तो इसको हम वाक्य कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर डी, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये शुद्ध है। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता नहीं, क्या होगा? कर लेता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी परीक्षा का माध्यम नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट है। शायद वह अवश्य आएगा, शायद वह आए ये शुद्ध होगा, अवश्य आए ये शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। वह अपनी ससुराल गया है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। तो यहाँ पर क्या है? शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य जो है हमें बताना है कि अशुद्ध क्या है। मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, यहाँ पे क्या होगा? मुझे उनकी अपेक्षा जो है अधिक अंक मिले, सबसे अधिक, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है, सबसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बाकी प्रश्न हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध है। तो यहाँ पर क्या है? उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। यहाँ पर कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है? छात्र। नेक्स्ट है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया, कर्ता, क्रम, कर्म। देखिए सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या है? बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। नेक्स्ट है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अब इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? योग्यता होते भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। नेक्स्ट है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट है, सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकती है। चांद का थूका मुंह पर गिरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना है? पेट फूलना। ठीक है, पेट फूलना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है, अंतड़ियों में बल पड़ना। अब इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, यही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, फिर यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। आग पर लौटना, अब इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा? ईर्ष्या से जलना। नेक्स्ट है फूंक फूंक कर पैर रखना, अब यहाँ पर क्या है? सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण, धनुष और बाण दो चीजें हो गई अलग अलग, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है लंबोदर उदाहरण है, तो लंबोदर लंबा है जिसका उदर, और लंबा उदर किसका है? तो भगवान गणेश जी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास कौन सा है? भुज दंड, भुज दंड में क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सा है? अव्ययी भाव। आराम कुर्सी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी तत्पुरुष। ठीक है। मतदाता में कौन सा समास है? मत माता, मद माता, मद माता में कौन सा है? यहाँ पर आ जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास है, जब किसी अन्य की बात हो रही हो। ठीक है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, यहाँ पर कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है तिरंगा, तिरंगा क्या हो गया? तीन रंगों वाला। ठीक है। तीन रंगों का समाहार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, तो हम कहेंगे तिरंगा तीन रंगों का समाहार। वीणा पाणी, वीणा पाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, वीणा को धारण करने वाला अर्थात सरस्वती। नेक्स्ट है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत में जो है दीर्घ संधि है, कल्प जमा अंत, यही हो जाएगा। अनवीक्षा का संधि विच्छेद होगा, अनु ईशा, यही होगा। नेक्स्ट है अन्वय का संधि विच्छेद होगा, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जमा अय, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको यद्यपि का संधि विच्छेद बताना है, यद्यपि यदि जमा अपि, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है उद्धरण, उद्धरण का क्या हो जाएगा? उत जमा हरण। स्वर्गारोहण, इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? स्वर्ग आरोहण। फिर यहाँ पर आपको वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णिक छंदों में वर्ण का मात्रा और वर्ण का मात्रा का वर्ण की गुरुता का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। नेक्स्ट है छंदों को उनके प्रकार से जो है उनकी कौन सा छंद है सुमेलित करना है। ठीक है। तो देखिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब ये कौन सा छंद है? तो ये दोहा छंद है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, यहाँ पे कौन सा छंद है? तो ये जो है सवैया छंद है। ठीक है। नेक्स्ट है जानत है वह सृजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा, अब यहाँ पर कौन सा छंद है? तो ये क्या है? चौपाई छंद है। ठीक है। अधर लगे है आनी करके प्रयाण प्राण चाहत चलन के संदेशो ले सुजान को, अब यहाँ पे कौन सा छंद है? तो यहाँ पर कवित्त छंद है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रहीमन चुप है बैठिए देखिए दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है बेर, यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर दोहा छंद है। नेक्स्ट है अनुष्टुप है, तो अनुष्टुप क्या है? एक छंद है। ठीक है। ये एक छंद है, ये कहाँ का छंद है? देखिए वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद है। ठीक है। अनुष्टुप क्या होता है? वैदिक संस्कृत का एक छंद होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है,
तो यहाँ पर कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? कल जो आदमी को, ये त्रुटिपूर्ण है। यहाँ क्या होना चाहिए? कल जिस आदमी को। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे। अब बुराई की जगह यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा बुराइयों। ठीक है। नेक्स्ट है सदा सच बोलना चाहिए। ये किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार के अंतर्गत कितनी काम दशाओं का वर्णन किया गया है? उसमें 10 काम दशाओं का जो है वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं? तो देखिए अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता और मरण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव यानी जो देव, जो गुरु जो हो कैसे हो? देव के समान हो, तो देव के समान गुरु। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट है रेखा, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। तो यहाँ पर जो ये गगनचुंबी है इसमें कौन सा समास है? गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? को आ गया, तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। नेक्स्ट है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा दिक् जमा गज। नेक्स्ट है प्रीति जमा अनुमति, इसका संधि पद क्या है? तो होगा पितृनुमति। ठीक है। तो री जमा आ जो होता है वो क्या बन जाता है? र बन जाता है। जो री है और आ है इसको जब जोड़ते हैं तो ये र बन जाता है और ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है इन शब्दों में गुण संधि किसमें है? तो गुण संधि जो है इसमें महेंद्र जो है गुण संधि का उदाहरण है। फिर है यहाँ पर गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। नेक्स्ट है यदि अ या आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा कि यदि अ या आ के बाद तो ये जो है ए में बदल जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है कि अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो ए और बी जो है सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वीर पुत्र को जन्म देगी वो क्या कहलाएगी? वीर प्रसू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो यहाँ पर संबंधवाची शब्द कौन सा है? तो दैवीय। ठीक है। संबंधवाची शब्द वो होते हैं जिसमें ईए प्रत्यय लग जाता है। ठीक है। जैसे कि देव जमा ईए देवीय, मानव जमा ईए मानवीय, जाति जमा ईए जातीय। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीक्षा करना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है राह देखना। नेक्स्ट है किंग कर्तव्य विमूढ़, इस शब्द का क्या अर्थ है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह ना सूझे कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो, जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जिसे यह ना सूझे कि अब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वो जो है उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट है
अब सीता चलने लगी है। ये किस प्रकार का जो है पक्ष के भेद, तो पक्ष का भेद हमें बताना है, ये किस प्रकार का है, ये आरंभ द्योतक पक्ष है। ठीक है, आरंभ द्योतक, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है वो गलत है, तो यहाँ पे अनुरूप जो लिखा हुआ है कि आलोचकों के अनुरूप, अनुरूप नहीं होता, यहाँ पे हम कहेंगे आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट है प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो प्राधिकारी इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको हम अथॉरिटी कहेंगे। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो देखिए ऑफिसर, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अफसर। लॉर्ड, भगवान। ठीक है, और प्रॉपर्टी है, इसको हम मालिक या स्वामी कहेंगे। नेक्स्ट है विभत्स का विरोधी है, तो विभत्स रस का विरोधी कौन सा होता है, पहले हम इसके स्थायी भाव की बात करें तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा यानी घृणा, और घृणा का क्या होता है उल्टा अगर बात करें तो प्रेम, तो श्रृंगार जो है इसका विरोधी है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो वाच्य के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक लिखती है। अब यहाँ पर देखिए उससे बैठा नहीं जाता, एक तो भाववाच्य का उदाहरण ये है, दूसरा है राम से खाया नहीं जाता, ये दोनों क्या है भाववाच्य है। और ये जो दोनों है राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ये सब कर्तृवाच्य में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आम खाया जाता है, अब यहाँ पर ये कौन सा वाच्य है, ठीक है, तो ये क्या है कर्म वाच्य है, कर्म किया जा रहा है, आम को क्या है खाया जा रहा है, तो कर्म वाच्य है। नेक्स्ट है कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है विभावना अलंकार है, और इसका उदाहरण क्या होता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। नेक्स्ट है विरह है अथवा यह वरदान। नेक्स्ट है प्रियतम को समक्ष पा कामिनी, न जा सकी न ठहर सकी, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार हमें किस में देखने को मिल रहा है कि प्रियतम को समक्ष पा कामिनी, न जा सकी न ठहर सकी, तो ये विरोध हो रहा है बात में, तो यहाँ पे विरोधाभास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अब यहाँ पर निम्न में से कौन सी अतिशोक्ति है, तो अतिशोक्ति भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी अतिशोक्ति है, तो यहाँ पर अक्रमतिशोक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद बताए हैं, तो भरत मुनि ने जो अनुभाव के 3 भेद जो है बताए हैं, कौन कौन से होते हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। ठीक है, वाचिक, आंगिक और सात्विक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तुलसी मन मंदिर में विहरे, अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है कि मन जो है कि यहाँ पर क्या है उपमेय है, और मंदिर, तो मन को जो है यहाँ पर मंदिर पर, मन के पर जो है मंदिर होने का आरोपित किया जा रहा है। नेक्स्ट है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समूल कुम्हलाए। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है।
क्योंकि देखिए मोम जो है यहाँ पे उपमान है, सा जो है सादृश्यवाचक शब्द हो गया सा, तन जो है उपमेय है, और घुल क्या है, ये हो गया समान धर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पूर्णोपमा अलंकार, यानी उपमा, उपमा में भी ये पूर्णोपमा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, बहता समय शिलासा जम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, अनुप्रास अलंकार क्या है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार भी ना हो, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का आरोप वर्णन, या फिर एक शब्द की अधिक बार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो देखिए अनुप्रास अलंकार जो है क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल, तो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर अर्थ अलंकार जो है अप्रस्तुत प्रशंसा जो है, यहाँ पर इसका अर्थ अलंकार है, बाकी सारे जो है शब्दालंकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, छंदालंकार या उभयालंकार। तो छंदालंकार नहीं होता है, शब्दालंकार, अर्धालंकार और उभयालंकार ये तीन ही प्रकार के अलंकार होते हैं। नेक्स्ट है, संक्षेपण के विपरीत निम्न में से कौन होता है, तो संक्षेपण के विपरीत जो होता है उसको हम पल्लवन कहते हैं। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी, 100 प्रश्नोत्तरी यानी प्रैक्टिस सेट 7 की। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।